तो फाइनली आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन। 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट बनेगा। यानी कि सैन्य अभ्यास से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पुरस्कार और सम्मान, सम्मेलन यानी कि किसका सम्मेलन किसके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, क्योंकि इस तरीके के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछे गए थे वो आपके एनटीपीसी एग्जाम 2025 के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। प्रमुख झील और जलप्रपात, स्पोर्ट करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट दिवस यानी कि महत्वपूर्ण दिवस, रैंक इंडेक्स, सरकारी योजनाएं, प्रमुख लेखक, इकोनॉमी, डिफेंस यानी कि नासा, इसरो ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है, किस देश ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है, इस तरीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अपॉइंटमेंट, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी के ये 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं पहले आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि 2021 में जो एनटीपीसी के एग्जाम हुआ था पिछले वर्ष, उसमें जिस हिसाब से करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो टॉपिक का एनालिसिस मैंने इस नोट्स में लिखा था। क्योंकि जिस शिफ्ट में एनटीपीसी के एग्जाम हुआ था पिछले वर्ष, उन शिफ्ट के टॉपिक के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नोट किया था, तो जिससे कि आपको ये पता चले कि प्रीवियस क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए थे, वो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करा सकूँ। तो ये सभी टॉपिक करंट अफेयर्स के मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बनेगा कि आदम ब्रिज किसके किसके मध्य है। तो किसके मध्य है आदम ब्रिज? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। पम्बन द्वीप है, ये आदम ब्रिज का हिस्सा है और पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वर स्थित है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना है। और जो आदम ब्रिज है उत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना। बाकी और भी चीज़ें आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट बनेगा, जैसे कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मालदीव और मिनी काय के बीच है, तो ये भी आपको याद रखना। बाकी 9 डिग्री चैनल की बात करें, 10 डिग्री चैनल की बात करें, तो जो 9 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच है। तो ये भी आपको याद रखना। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। डेक्कन पास की बात करें तो ये दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। पाक खाड़ी की बात करें तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है, किसी न किसी शिफ्ट में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो ये दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। लक्षद्वीप सागर की बात करें तो ये लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। बाकी गोंड चैनल की बात करें तो ये सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया और निकोबार के बीच है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। अब आपसे भारत की प्रमुख झीलें भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से झील से जरूर आएगा। बाकी यहाँ पे बात करें सत्ताल झील और नैनीताल झील, राकासताल झील की बात करें तो ये तीनों झीलें कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है। तो ये भी आपको याद रखना कि सत्ताल झील, नैनीताल झील और राकासताल झील ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसके बाद मालवा ताल झील की बात करें तो ये भी उत्तराखंड में है। हुसैन सागर झील की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और पुलिकत झील की बात करें तो ये तमिलनाडु में हो जाएगी। लोकटक झील की बात करें ये कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना। बाकी डल झील की बात करें और वूलर झील की बात करें तो ये दोनों कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाद मनसर झील की बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। मानसबल झील की बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो ये आपको याद रखना। बाकी राजसमंद झील की बात करें तो ये राजस्थान में है। तो राजस्थान याद रख लेना। और पिछौला झील की बात करें तो ये भैया कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में ही है। सामर झील कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में ही है। तो ये सभी आपको याद रखना। राजसमंद झील और पिछौला झील और सामर झील ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, तीनों झीलें, ये याद रखना। बाकी बेमनार झील की बात करें तो ये केरल राज्य में स्थित है। और लोनार झील की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर है भैया? तो ये उड़ीसा में स्थित है। तो ये आपको याद रखना। और कुलेरू झील की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। भीम झील की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। नांगिल झील, जितने भी नाग है, शेष नाग है, तो ये सभी जम्मू कश्मीर में, जितने भी नाग से स्टार्ट हो, शेषनाग झील, तो ये सभी कहाँ पर हैं? ये सभी जम्मू कश्मीर में ये झीलें स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है। अनंतनाग हो गया जैसे, तो ये सभी कहाँ पर हैं? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बाकी जायसमंद झील, तो ये तीनों झील आपको
राजस्थान में याद रखना। ठीक है, ये राजस्थान में तीनों झीलें स्थित हैं, तो ये भी आपको याद रखना। बाकी इसके बाद डिंडवाना झील कहाँ पर है, ये भी राजस्थान में है। और कांकरिया झील कहाँ पर है, ये गुजरात में है। हमीर झील की बात करें तो ये भी गुजरात में है। और बड़खल झील ये कहाँ पर है सर, तो ये हरियाणा में हो जाएगी। तो ये आपको सभी झीलें याद रखना। मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ कि आपसे झील से एक भी क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में। सूरज कुंड की बात करें तो ये भी हरियाणा में है। चिल्का झील की बात करें तो ये उड़ीसा में है। और बेलरामपुट झील ये पुदुचेरी में है, तो ये भी आपको याद रखना। अब इसके बाद महाराणा प्रताप सागर झील ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट झीलें आपको याद रखना है। बाकी नाको झील की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश में। पुष्कर झील ये राजस्थान में हो जाएगी। और एक राजस्थान की मैंने राजसमंद बताई थी, वो भी याद रखना। अब जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें तो जोग या गरसोतपा जलप्रपात ये कर्नाटक में है। किस नदी पर, नदी भी पूछी जा सकती है, तो शरावती नदी याद रखना। ये ना जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है, महाराष्ट्र में है। शिव समुद्रम की बात करें तो ये कावेरी नदी में है और ये कर्नाटक राज्य में है। तो ये सभी जलप्रपात भी आपको याद रखना, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने फतेह में मेहजरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है, तो किस देश ने फतेह में मेहजरानी को पहली सरकारी महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। जो चीज़ भारत में कोई चीज़ या विश्व में इस्टेब्लिश की जाए पहली बार किसी चीज़ का, या किसी को अपॉइंट किया जाए पहली बार, तो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान के। ईरान देश ने फतेह मेहजरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता अपॉइंट कर दिया गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, मेहजरानी जी हैं ये, जो कि इनको तो क्या किया गया है, ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। बाकी यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर ये लाहौर थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसकी राजधानी पहले लाहौर थी। ठीक है, और इसने बाद में लाहौर की जगह दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था अपनी राजधानी को। तो ये आपको याद रखना। और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसने पहले लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, फिर इसके बाद दिल्ली को अपनी राजधानी दूसरी राजधानी बनाई, यानी कि वहाँ से चेंज कर दिया। और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो ये भी सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि अक्टूबर 2024 में जारी किए गए फीफा रैंकिंग में भारत की कौन सी रैंक आई है। तो फीफा रैंकिंग जारी की गई थी अक्टूबर 2024 में, तो भारत किस स्थान पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा 125वें स्थान पर है। 125वें स्थान पर है फीफा रैंकिंग अक्टूबर 2024 में। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो रैंक इंडेक्स से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस जो टॉपिक अभी मैंने आपको दिखाया था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंडिया ड्रॉप्ड टू 125 इन फीफा रैंकिंग अक्टूबर 2024 में। भारत की रैंक 125वीं है किसमें, फीफा रैंकिंग में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रोडक्ट बाजार कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे प्रोडक्ट बाजार कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबराज भारती के रूप में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, सबसे उम्र दराज जिन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार किया है। तो सिद्धार्थ अग्रवाल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि इन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर सबसे उम्र दराज भारतीय बन गए हैं। और ये किस राज्य के हैं, तो बेंगलुरु के हैं ये सिद्धार्थ अग्रवाल, जो कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय तैराक बन गए हैं। अब इसी में आपसे स्टैटिक में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच है, तो भैया इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना है। बाकी आप यहाँ पे इसकी पोजीशन मैप में भी देख सकते हैं कि जो इंग्लिश चैनल है, ये रहा इंग्लिश चैनल, ये किन दो देशों के बीच है या किन दो देशों को अलग करता है, तो ये यूके और फ्रांस को अलग करता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व न्याय परियोजना
कि कानून के शासन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 79 स्थान पर है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें बात करें कि पहली रैंक किसकी है, तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। जो चीज़ फोटो में लिखा है आप उसे फोकस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन आपके एग्जाम के बचे नहीं है। 5 जून से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम स्टार्ट है। तो आपको करंट अफेयर्स याद करने का सबसे आसान तरीका, आप फोटो में जो लिखा है आप उसे देखिए और जो क्वेश्चंस आपको बताया जाए उसमें फोकस करिए, तो आपको करंट अफेयर इस तरीके से याद होएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भैया कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो ये सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं भी आप देख सकते हैं, अगर जैसे आपको ये राज्य याद ना हो सके तो आप एक ट्रिक याद रखना, मित्र पर गमछा झार। ये कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों की आपकी ये ट्रिक है जो कि आपको याद रखना है और ये काम की आएगी। जैसे मी से हो जाएगा आपके मिजोरम, और त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा आपका राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, मा से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और छा से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड। तो ये 8 राज्य हो जाएंगे जो कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे आपको ये पूरी राज्य ना याद हो सके तो आप ट्रिक याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। तो ये ट्रिक के जरिए आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका है याद करने का। बाकी आप यहाँ पे एक और फोटो देख सकते हैं कि भारत में कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य हैं जो कि हैं। तो ये सभी राज्य हो जाएंगे जो कि कर्क रेखा इन सभी राज्यों से गुजरती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि अक्टूबर 2024 में लॉन्च की गई चौथी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये पनडुब्बी है जो कि अक्टूबर 2024 में लॉन्च की गई थी। उस परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा S4 नाम से पनडुब्बी है जो कि लॉन्च की गई थी। और ये जो मैं आपको करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूँ ये लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर ही एग्जाम में पूछा जाएगा, लेटेस्ट करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो S4 नाम से सबमरीन है ये लॉन्च की गई है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो सर बी श्रीनिवासन को अपॉइंट कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी श्रीनिवासन को NSG के तौर पर इनको अपॉइंट कर दिया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG के। तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। फोटो से देखने से आपको क्वेश्चंस जो है लंबे समय तक याद रहेगा। आप दूसरा तीसरा भी इमेज देख सकते हैं कि IPS अधिकारी बी श्रीनिवासन NSG के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं इनको। तो ये NSG के महानिदेशक इनको अपॉइंट किया गया है बी श्रीनिवासन को। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में जनगणना के संबंध में NPR का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं। अगला है कि भारतीय नौसेना ने किस नाम से अपना पहला बहुउद्देशीय पोत, यानी कि एक जहाज है बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो समर्थक नाम से एक बहुउद्देशीय पोत को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी देख सकते हैं, इंडियाज फर्स्ट यानी कि भारत ने पहली बार जो कि समर्थक युद्धपोत को लॉन्च किया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखना। अगला है कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था 1982 में। 1982 में किया गया था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड बार एशियाई खेल का आयोजन 1982 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक रहे? क्योंकि पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन फिक्स है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 2002 से 2007 तक। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
कि विश्व पशु दिवस वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो सर ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? सर 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में कहाँ पर की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह कोटला। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा बबीता चौहान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है बबीता चौहान को। तो ये आपको याद रखना है। तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं कि ये है बबीता चौहान जो कि यूपी महिला आयोग की इनको अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी आप फोटो एक और देख सकते हैं कि बबीता चौहान बनी महिला आयोग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो चुकी हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड स्पेस वीक प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो सर ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख डैश के तहत किया गया है? तो मूल कर्तव्यों के तहत किया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नेशनल पोस्टल डे यानी कि राष्ट्रीय डाक विभाग दिवस ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो कौन सा है जो कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, लेकिन कहां पर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में किया है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि भारत क्रूज मिशन का जो शुभारंभ किया है वो मुंबई में किया है। किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं असम में? तो 3 प्रकार के मनाए जाते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक तो बहोग बिहू हो जाएगा जिसे रंगोली कहा जाता है। ये असमिया नववर्ष का पहला त्यौहार होता है जो कि अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है और यह कृषि के नए मौसम की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। अच्छा एक बात बताओ, आरपीएफ एसआई का किसने एग्जाम दिया था? जिसने एग्जाम दिया होगा उसको ये क्वेश्चन याद होगा कि एक कांटी बिहू पूछा गया था, इस तरीके से किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया था। तो वो मुझे क्वेश्चन याद है, तो इसलिए मैं आपको ये रिपीट करा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जब आरपीएफ एसआई में भी पूछा जा सकता है तो आपसे एनटीपीसी के एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि कांटी बिहू जो है उत्सव ये अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है और ये फसल की कटाई के दौरान मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना। और एक माघ बिहू हो जाएगा जिसे भोगाली बिहू भी कहा जाता है। ये जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। फसलों की जब फसलें काट ली जाती हैं तब ये मनाया जाता है। तो बाकी ये पूरी जानकारी आपको याद रखना, क्योंकि आरपीएफ एसआई में शायद मेरे हिसाब से काटी बिहू पूछा गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX आयोजित किया है? तो किस देश के साथ MPX जो कि एक्सरसाइज है आयोजित किया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बाकी एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि
एक क्वेश्चन फिक्स होता है, एक्सरसाइज से जरूर पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, क्योंकि पिछले रेलवे के एग्ज़ाम में ऐसे हुआ था कि उसका प्लेस स्थान पूछा गया था, प्लेस स्थान पूछा गया था, तो आपको प्लेस स्थान भी याद रखना है। बाकी जर्मनी की बात है तो इसकी राजधानी याद रखना, और यूरो यहाँ पे मुद्रा चलती है, ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अक्टूबर 2024 में मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं रेलवे के, उसमें प्लेस स्थान एग्जाम में एक्सरसाइज से रिलेटेड, सैन्य अभ्यास से रिलेटेड पूछे गए थे। तो बाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम में मालाबार अभ्यास का आयोजन किया गया है 2024 में अक्टूबर में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेस स्थान जरूर आपको याद रखना है, और एक्सरसाइज का नाम याद रखना कि किन किन देशों के साथ कौन सा एक्सरसाइज होता है और कहाँ पर उसका आयोजन किया गया है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों बातें आपको याद रखना है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में पिछली बार ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपसे एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया था, और इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं शामिल की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। अगला है कि ग्रहों के गति का नियम का निरूपण किसने किया था, किसने किया था। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया था जोहान्स केपलर ने। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सिम्बैक्स किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये भारत और सिंगापुर के साथ, ये समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है सिम्बैक्स, जो कि भारत और सिंगापुर इन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। बाकी प्लेस स्थान जरूर याद रखना कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, विशाखापत्तनम में किया गया है सिम्बैक्स का आयोजन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत और सिंगापुर के बीच। तो भारत और सिंगापुर के बीच ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने किस देश के साथ गोवा के तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है। तो किस देश के साथ भारत ने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओमान। अब इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, गोवा में किया गया है। तो प्लेस स्थान और किन देशों के बीच हुआ है, ये दोनों बातें आपको याद रखना। ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि पिछले एग्जाम में रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे, तो उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2024 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, कितने लोगों को प्रदान किया गया है। तो कितने लोगों को प्रदान किया गया है, तो 5 लोगों को प्रदान किया गया है। बाकी जिसने आरपीएफ, एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया होगा, एएलपी का जिसने दिया होगा, टेक्नीशियन का दिया होगा, ये सबको पता होगा कि इसी तरीके से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको याद हो। एक अर्जुन पुरस्कार पूछा गया था, अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया था, तो टोटल 26 खिलाड़ियों को दिया गया था। इसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चंस पूछा गया था, और वैसे सेम क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी के एग्जाम में भी होने के चांसेस हैं। तो ये 5 लोगों को दिया गया है टोटल, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी याद रखना, इनके नाम भी याद रखना, क्योंकि नाम इनके तो बहुत खतरनाक हैं। अब आपको याद तो करना ही पड़ेगा। एक तो नैगुएन थी, नैगोक पोहांग, ठीक है, कर्मा हो गया, और मियाजाकी हो गया, रूरल डॉक्टर्स हो गया, और या फ्रेज वीज़ा हो गया। तो ये सभी 5 लोगों को रेमन मैगसेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, ये प्रदान किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी याद रखना इनका नाम और फोटो में जो लिखा है वो भी याद रखना। बाकी टोटल 5 लोगों को दिया गया है। एक तो हवाओ मियाजाकी हो गया, और कर्मा फुंडसो हो गया, गुएन थी नगोक हो गया, और फरवीज़ा फरहान हो गया, ग्रामीण डॉक्टर्स का आंदोलन। तो इन 5 लोगों को रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो टोटल नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नाम तो नहीं हो सकता है पूछा जाए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को दिया गया है। टोटल 5 लोगों को दिया गया है, तो ये बस याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वार नाम की पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बॉब वुडवर्ड के द्वारा ये वार नाम की पुस्तक को लिखा गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने भारत में मालदीव के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा एसाद अजीमा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू ने देश भर में कितने
टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 82 लोगों को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस पिछले रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे, तो आपके एनटीपीसी के एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। बस ये याद रखना कि जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है कितने लोगों को दिया गया है? टोटल 82 लोगों को दिया गया है और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये दिया गया है। अब 82 के नाम तो पूछ नहीं लेगा, टोटल यही पूछा जाएगा कि कितने लोगों को प्रदान किया गया है। तो बस इतना ही आपको ये याद रखना है। चलिए फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी नर्सों और दाइयों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो कितने ये नर्सों और दाइयों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सर टोटल 15 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब इसके पहले राष्ट्रीय पुरस्कार 82 लोगों को दिया गया है, अब इसमें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है तो 15 लोगों को दिया गया है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, याद रखना। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखना। एक तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार याद रखना और फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार याद रखना। तो ये 15 लोगों को दिया गया है और ये नाइटिंगेल 15 लोगों को दिया गया है और शिक्षक पुरस्कार 82 लोगों को दिया गया है। तो ये दोनों आपको ये याद रखना है। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, नर्सिंग और दाइयों को प्रदान किया गया है ये। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि इंसुलिन किसे नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रक्त और शर्करा का स्तर। अब देखो जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस है, बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस है उसमें आपको किसी किसी शिफ्ट में 7 क्वेश्चंस आएगा, किसी में 8 भी आ सकता है, किसी में 10 भी आ सकता है। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ था उसमें मैंने जब एनालिसिस किया था तो उसमें बायोलॉजी के 7, 8, 10 ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने खुद देखा था। तो आपसे एनटीपीसी एग्जाम 2025 में भी 8 से 10 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बाकी याद रखना कि जो इंसुलिन है ये रक्त के शर्करा को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीटेड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और ये आरआरबी जेईई में पूछा गया था। आरआरबी जेईई में पूछा गया था, तो आपसे अगली शिफ्ट में एनटीपीसी एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो स्टार्च विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, बायोलॉजी जिसने पढ़ी होगी, तो ब्लड ग्रुप ओ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रश्मिका मंदाना को अपॉइंट किया गया है। साइबर सेफ्टी के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर, नेशनल ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना को अपॉइंट कर दिया गया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इनका फोटो भी आप देख सकते हैं, फोटो में जो लिखा है आप उसे पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन से ये याद रहेगा। ऐसे वीडियो देखने से आपको क्वेश्चंस नहीं याद होएगा तो क्या फ़ायदा इसे वीडियो देखने से? आपको जो चीज़ लिखा है फोटो में, क्वेश्चंस में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चंस बनेगा कि अमीबियासिस डैश उत्पन्न करता है? तो अमीबियासिस डैश उत्पन्न करता है, तो ये पेचिस। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा पौधा मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाए जाते हैं? तो कौन सा पौधा है जो कि मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कैक्टस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक पूरी लिस्ट दिखाता हूं कि जैसे पर्णपाती वन हो गए, सदाबहार वन हो गए, इस तरीके से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन कौन से हैं, तो रोजवुड हो जाएगा, महोगनी हो जाएगा, एबोनी हो जाएगा, आइनी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन कौन कौन से हो जाएगा? तो देवदार हो जाएगा, हॉलॉक हो जाएगा, कैल हो जाएगा, बलूत हो जाएगा। बाकी इनका क्षेत्र भी याद रखना कि इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ पर होते हैं ये पेड़। तो आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन कौन से होते हैं, या अर्ध सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन कौन से हो सकते हैं, उष्णकटिबंधीय तो कंटीले जंगल वन कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये साल हो जाएगा, सागौन हो जाएगा, शीशम हो जाएगा, हुर्रा हो जाएगा, महुआ हो जाएगा, चंदन हो जाएगा। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है।
बाकी उष्णकटिबंधीय कटीले जंगल की बात करें तो बबूल हो जाएगा, खैर हो जाएगा, नीम हो जाएगा, खेजड़ी हो जाएगा, कैक्टस हो जाएगा। और बाकी इनका क्षेत्र जरूर याद रखना, क्योंकि क्षेत्र भी पूछा जा सकता है कि बताओ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उत्तर भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भैया ये तो याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट लिस्ट है एग्जाम के लिए, तो ये याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन एथलेटिक्स में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो कौन बन गई हैं जिन्होंने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रीति पाल। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैरालंपिक गेम्स 2024 में इन्होंने 2 पदक जीता है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में 2 पदक जीता है प्रीति पाल ने, यानी कि कौन सा पदक? ब्रोंज मेडल जीता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बाकी इनका फोटो भी याद रखना। अगला है कि दीपोत्सव 2024 पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है दीपोत्सव 2024 में उत्तर प्रदेश में? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख दिए जलाकर। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बाकी आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? अब ऐसे क्वेश्चन लाने का मकसद ये है कि 2-3 पॉइंट आपको एक क्वेश्चन से मिल जाएगा। यानी कि पहला पॉइंट कह रहा है कि इस योजना को 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरियाणा के पानीपत में शुरू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत जन्म के समय लिंग अनुपात 2024-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गई है। तो दोनों स्टेटमेंट इसकी राइट आंसर हो जाएगा। एक तो आपको ये पता चल गया कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इसको कब शुरू किया गया था? तो 2015 में शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? नरेंद्र मोदी ने। किस राज्य में, कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया था? तो हरियाणा के पानीपत में। तो ये आपको याद रखना। बाकी डेटा आपको याद रखना है कि 2014-15 में बढ़कर 2023-24 में 930 समय लिंग अनुपात हो गया। तो ये आपको याद रखना। तो दोनों स्टेटमेंट इसके क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 2015 में शुरू किया गया था। और इसका डाटा याद रखना, जो इसका डेटा है ये याद रखना कि रेशियो आपसे पूछा जा सकता हो सकता है कि 2014-15 में 918 था, अब बढ़कर 2023-24 में 9 से 30 रेशियो हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको पता है रक्त के थक्के के काम करता है ये। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी विटामिन आपको याद रखना, जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन 2 की कमी से अरिबोफ्लाविनोसिस, ये आपको याद रखना है। विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। विटामिन B5, तो ये सभी आपको याद रखना कि किस चीज़ से कौन सा रोग होता है। तो बाकी विटामिन सी से ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, स्कर्वी होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, और ये सभी आपको याद रखना है। और विटामिन ई बांझपन पुरुषों में, ये आपको याद रखना है। विटामिन के रक्त स्राव में मदद करता है, ठीक है, ब्लड कोटिंग में। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 16वां राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सम्मेलन बैठकें कहाँ पर इसका आयोजन किया गया जो फेमस होते हैं तो वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो 16वां संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको शुरू किया गया है ऑप्शन सी, यानी कि कोलंबिया की कैली में। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो जैव विविधता यानी कि UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कोलंबिया के कैली में किया गया है, COP16। तो ये आपको याद रखना है। बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। चलिए और 1-2 फोटो और देख सकते हैं। फोटो आप जितना देखेंगे जो लिखा है आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रोलैक्टिन। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किस राज्य में 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है?
तो ये राजस्थान, ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया, सख्त निर्देश जारी किया है। तो ऑप्शन से राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए 2030 तक राजस्थान को एक दिशा निर्देश जारी किया है। अगला है कि 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो ये किसने घोषणा की थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्लीमेंट एटली ने कहा था। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। बाकी और भी चीज़ें याद रखना है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी 1930 और 1940 के दशक में भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो ये भी आपको याद रखना। और इन्होंने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद 17 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पारित किया था? संविधान सभा में इन्होंने पारित किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद वेवल के बारे में पूछा जा सकता है कि अक्टूबर 1944 में लॉर्ड वेवल को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। इनसे रिलेटेड ये भी आपको याद रखना। और उन्होंने भारत में मौजूदा गतिविधि को तोड़ने का प्रयास किया, इसलिए इनका नाम ब्रेक डाउन प्लान पड़ा। तो ये भी आपको याद रखना। अब इसके बाद वह परामर्श के लिए इंग्लैंड गए। बाद में 14 जून 1945 को भारत में गतिरोध को समाप्त करने के लिए वेवल योजना का प्रस्ताव भी रखा था। तो ये भी आपको याद रखना है। और माउंटबेटन की बात करें तो 1947 में माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। और उन्होंने भारत और पाकिस्तान में ब्रिटिश भारत के विभाजन का निरीक्षण भी किया था। तो ये भी आपको याद रखना। और इसके बाद उन्होंने 1948 जून में भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्रिकेट खेल को किस वर्ष के ओलंपिक खेल में शामिल किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2028 में लॉस एंजल्स खेल में, ओलंपिक के खेल में अब क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लॉस एंजल्स 2028 में क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि दोबारा से इसको पहले बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, अब इसको फिर से रिटर्न कर दिया गया है। एंजल्स, लॉस एंजल्स 2028 में ओलंपिक खेल में क्रिकेट को शामिल कर दिया गया है। तो बाकी और भी चीज़ें आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि जो समर ओलंपिक खेल था 2024 में, इसका फ्रांस में आयोजित किया गया था। 2028 में इसका कहाँ पर किया जाएगा? यूएसए में किया जाएगा। 2032 में कहाँ पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, क्योंकि ये हर 4 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है। अब 2028 में यूएसए में, अब इसमें 4 और जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। तो 32 में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। सेम इसी तरीके से विंटर की बात करें कि जो विंटर ओलंपिक है इसका आयोजन 2026 में कहाँ पर होगा? तो ये इटली में किया जाएगा। 2030 में कहाँ पर होगा? फ्रांस में होगा। 2034 में कहाँ पर होगा? यूएसए में होगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हुमायूंनामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है। ये पुस्तक किसने लिखी है? हुमायूंनामा। तो किसने लिखी हुमायूंनामा? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि रायथू भरोसा योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस योजना को तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस योजना का जो उद्देश्य है प्रत्येक किसान को 15,000 रुपये वार्षिक सब्सिडी के तौर पर प्रदान करना। तो दोनों स्टेटमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लाने का मकसद ये था कि 2-3 क्वेश्चन आपको इससे 2-3 पॉइंट आपको इससे क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो रायथू भरोसा योजना इसको किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रत्येक किसान को 15,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इमेज भी आप देख सकते हैं, फ़ोटो आप देखेंगे, उसे आप पढ़ेंगे, जो लिखा है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रहेगा एग्ज़ाम तक। अगर ये स्कीम पूछी जाएगी एग्ज़ाम में तो आपसे सही हो जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर LIC की बीमा सखी योजना का उद्घाटन किया है?
तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले वर्ष कि किसने किसका उद्घाटन किया है, तो उसी बेस पर मैं ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके सामने। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? मोदी ने किया है, लेकिन कहाँ पर किया है? LIC की बीमा सखी योजना को कहाँ पर शुरू किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के पानीपत में। तो ऑप्शन से सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो बाकी याद रखना। चलिए 2 3 4 फोटो इसलिए लगाता हूं कि आपको क्वेश्चन से याद हो सके। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 का आयोजन 26 नवंबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक लखनऊ के बाबू बनारसी दास इजोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट में महिला वर्ग में PV सिंधु ने महिला का एकल का खिताब जीता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। तीसरा कह रहा है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हर साल लखनऊ में इसका आयोजन किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट ये सही हैं। हालांकि NTPC के एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के बारे में तो पूछा जा सकता है कि इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। बाकी 2-3 पॉइंट आपको इससे क्लियर हो जाएगा। तो चारों स्टेटमेंट इसके क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 2-3 पॉइंट इससे क्लियर हो जाएगा। तो बाकी याद रखना कि सैयद मोदी इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? लखनऊ में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आप यहाँ पे एक फ़ोटो और देख सकते हैं कि PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने सिंगल टाइटल जीता है, सिंगल खिताब जीता है। तो आप यहाँ पे इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक और फोटो देख सकते हैं कि सिंधु और लक्ष्य सेन ने 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सिंगल टाइटल इन्होंने अपने नाम किया है। तो बाकी याद कर सकते हैं आप, फोटो के जरिए आपको याद रहेगा काफ़ी दिन तक ये क्वेश्चंस। चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है कि 10वां जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका खिताब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान हॉकी टीम को हराकर अपना ये खिताब अपने नाम किया है। दूसरा कह रहा है इसका आयोजन 26 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10वां जूनियर हॉकी एशिया विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता। किसे हराकर? पाकिस्तान को हराकर। इसका आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन किया गया था। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो बाकी ये आपको फ़ोटो के जरिए भी याद रखना है इस क्वेश्चन को। तो पाकिस्तान को हराकर इंडिया हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब इंडिया हॉकी टीम ने जीता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2024 के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि OTT क्षेत्र में फिल्मों और सीरीज दोनों के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि श्रृंखला श्रेणी में क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला यानी कि बेस्ट सीरीज का पुरस्कार रेलवे मैन ने जीता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि श्रृंखला श्रेणी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज यानी कि पुरुष में कॉमेडी के लिए राजकुमार राव को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन लाने का मकसद ये है कि 2-3 पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट इसके क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2024 के बारे में। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजकुमार राव वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन आ कॉमेडी सीरीज के लिए फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। और रेलवे मैन को भी प्रदान किया गया है बेस्ट सीरीज अवार्ड इन सीरीज कैटेगरी में। तो इनको ये प्रदान किया गया। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश ड्रोन से संबंधी खतरों से बचाने के लिए एक व्यापक एंटी ड्रोन इकाई स्थापित करेगा। तो भारत विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब इस ड्रोन को भारत ने स्टैब्लिश किया है, क्योंकि अगर जैसे पाकिस्तान अगर बाहरी आक्रमण करता है कोई भी देश ड्रोन के माध्यम से, तो उसकी निगरानी करेगा। अब कोई भी अगर आक्रमण होगा
तो इससे जानकारी पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ से कुछ मिसाइलें या ड्रोन के माध्यम से कोई चीज़ आक्रमण की जा रही है। तो भारत ने इसे स्टैब्लिश किया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये रहे 15 से 16 ऐसे टॉपिक जो रेलवे एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरीके से पिछले वर्ष क्वेश्चन इन्हीं सब टॉपिक से पूछे गए थे और यही सब टॉपिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको ये सभी टॉपिक जरूर पढ़कर जाना है। और लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर तो मैं आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन इसी तरीके से कराता रहूँगा 15 से 16 टॉपिक का। बाकी क्लास कैसे लगी अपना फीडबैक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।